नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कृषि का वाणिज्यीकरण देख लिया था कल वाले लेक्चर में ही। उसके बाद से हमने उसके आगे कृषि का जो वाणिज्यीकरण था उसका प्रभाव क्या हुआ, यानी कि भारत में जो भारत के उद्योग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा और इसकी वजह से कृषि कैसे पिछड़ा और औद्योगिक पतन के क्या-क्या कारण रहे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कारण हो, बात समझ रहे होंगे आप लोग। और आप लोग को एक ऐसे स्टोरी की तरह बता दिया जा रहा है कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे या याद करने की कोशिश करोगे या नोट्स को जब भी आप देखोगे तो आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से आसानी से समझ में आएंगी। और मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि जो भी शब्द, अधिकतर ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है, या फिर बहुत सारे लोगों को तो पता भी रहता होगा लेकिन सारे लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं। ठीक बात है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। समस्या क्या होती है, जैसे कि जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें जो भी क्वेश्चंस लिखे रहते हैं उसमें क्या होता है, इंग्लिश का ही ट्रांसलेट ये लोग हिंदी में कर देते हैं। जो इंग्लिश पेपर होता है उसी का ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता और याद नहीं रहता। और इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तर लेखन रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सही से प्रश्न को ना समझने के कारण हम सही आंसर राइट या लिख नहीं पाते हैं। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो कभी भी यूपीएससी जो भी क्वेश्चन करती है तो वो ये इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझती है कि सामने वाला इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे, उसके बाद इसके आंसर को देने का प्रयास करे। तो हमें सबसे पहले यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है उसको बेहतर तरीके से समझना होगा। तो उसमें जो बहुत सारे शब्द आते हैं तो उसको हमको लिखते चलना है। ये नहीं सोचना है कि एक ही बार हम सारे प्रश्न देखेंगे और एक ही बार सारा शब्द लिखेंगे और एक ही बार सारा अर्थ लिख लेंगे और एक ही बार में सारा याद हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे बस सोचने की बातें होती हैं। ठीक है, तो उसको धीरे धीरे लगातार करते चलना है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान देंगे, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कौन सा बुकलेट हम लोग फॉलो करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी छोड़ें, कौन सा नोट्स फॉलो करें। तो मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एकदम क्लियरली बताया था, नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, यूपीएससी आपको हर एक तरफ से परखने का प्रयास करती है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट जो होता है उसका आपको ज्ञान बेसिक होना चाहिए, जितना कि उसे उम्मीद होता है कि आपकी समझदारी उतनी हो। तो हम अगर जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ने चलें तो भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? अगर जो हमें सारी चीज़ें पढ़नी ही हो एक सब्जेक्ट की तो बहुत सारे टाइम लगेगा, और यहाँ तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैंने आपको क्लियर वे में बताया था कि हमें हर एक चीज़ नहीं पढ़नी है, हर एक चीज़ लेकर नहीं चलना है। हमें लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। पढ़नी वैसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको और एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाएँ कि हम उसी के बोझ तले दब जाएँ और बाद में ये सोचें कि यूपीएससी तो इतना टफ होती है, उसका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग कभी पूरा कर ही नहीं पाएँगे और इस वजह से हम पेपर नहीं दे पाएँगे। तो ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। जिनको भी अगर जो रिसेंटली पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, वो लोग अभी एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसमें भी जो एनसीईआरटी की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं, शामिल हैं। तो अलग से आपको वही चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अगर जो कह दिया जाए कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, तो किसी और बुक में चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। और वैसे भी जो क्लास का नोट्स होता है, वो सारे जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट्स बुक होते हैं, ज़्यादातर जो गवर्नमेंट बुक होती हैं प्रसिद्ध, उन्हीं के सारे चीज़ें निकाल के, सारे बुक्स से अच्छी चीज़ें निकाल के, इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल के ही बनाया जाता है नोट्स। तो उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हुआ बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास हुआ, सतीश चंद्रा का जो मध्यकालीन भारत होता है, तो ये सारे जो बुक्स होते हैं वो
11th और 12th का जो एनसीईआरटी होता है सेम हिस्ट्री का, पहले का जो हिस्ट्री का होता था वैसे ही होता था, वैसे ही चैप्टर होते थे, वैसी ही सारी चीज़ें लिखी होती थी। ठीक है, तो अभी जो पब्लिश करने का जो अथॉरिटी है वो एनसीईआरटी के पास नहीं है, इस वजह से अभी ब्लैक सॉन के पास है। तो ठीक है, तो वो लोग करते हैं। तो विपिन चंद्रा का भी जो बुक है तो फिर वो उस हिसाब से महंगा आ जाता है, नहीं तो अगर जो एनसीईआरटी की बात करें तो सस्ती बुक आती है एनसीईआरटी की। तो कहने का बस मतलब बेसिक सा यही है, अगर जो जिसको बहुत ज़्यादा शौक भी होगा तो 11th-12th का वो पढ़ लेगा। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा शौक होगा हिस्ट्री का, अगर जो समकालीन भारत के बारे में पढ़ना है तो 9th-10th का भी पढ़ लेगा। ठीक है, और जिसको अभी लंबा टाइम है पेपर देने में, एग्ज़ाम देने में, उसकी अगर जो मर्ज़ी है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन मेरा पर्सनल यही सुझाव रहेगा कि जो भी जिस क्लास में पढ़ रहा है, सबसे पहले वो उसमें बेहतर तरीके से ध्यान दे कि उसके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको बेहतर तरीके से वो कवर करें और उसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, और सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग खुद बहुत सारी गलतियाँ करो और बहुत सारे टाइम कमाओ फिर उसी काम पे आओ, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अगर जो सामने वाले ने या किसी और ने कोई गलती की है तो उसको आप देखो और अपने में सुधार करो कि वही गलती जो सामने वाले ने की है वो हमें करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जिसके पास टाइम होगा एनसीईआरटी देखिएगा, पढ़ेगा, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो नोट्स है, मेरे कहने का यही मतलब है कि पहले इसको रेडी किया जाए, जो बुक्स का चैप्टर बताया जा रहा है उसको पढ़ लिया जाए। ये सब अच्छी सी चीज़ें आ जाती हैं और आपके पास टाइम बचता है तो बेशक आप पढ़ लेना। ठीक बात है। और मैंने बताया था कोई भी टॉपिक हो, एक तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस डेली बाय डेली आप कंपलसरी उसका हार्ड कॉपी निकलवा के रख लेंगे अपने टेबल पर सिलेबस का, और डेली बाय डेली आपको देखना है। डेली बाय डेली का मतलब प्रतिदिन देखना है, और प्रतिदिन हो सके तो एक बारी से ज़्यादा बार देखना है। और एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जिसको भी पढ़ाई करनी है आपको चेयर टेबल लेकर ही पढ़ना है और कहीं जगह पे नहीं पढ़ना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का आदत डालना होगा, डालना पड़ेगा ही, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जो आप सोचते हो लेट के पढ़ लो या फिर कुछ और करके पढ़ लो, फिर आप पढ़ चुके। ठीक है, अगर जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ज़रूरत होती है पावर नैप की, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर जो आप पढ़ रहे हो 40-50 मिनट हो गया है, थोड़ी बहुत थकान महसूस हो रही है, टेबल पे सर नीचे करो आप, उसके बाद से थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर जो आपका ज़्यादा नहीं मन लग रहा है तो आप चेयर से जैसे ही उतरो, लेटो मत, थोड़ा सा टहल लो। आपको बात समझ में आ रही है? प्रॉपर जब आपका 2-4 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का जो भी कवर अप करना है आपको, जब आप कवर कर लो, फिर अगर जो आपको 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करना हो तो आप लेट जाओ। उसके पहले आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, और यूपीएससी की तैयारी में गैपिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती है, तो गैपिंग आपको नहीं करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रख कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ज़रा सा भी मिस्टेक किया तो आपका परिणाम कुछ ज़्यादा ही गलत होगा और फिर वो आपको ही झेलना है, कोई और झेलने नहीं आएगा। और कोशिश करें जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वैसे तो जब आपको एडमिशन लेना होता है 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं, तो घर वालों को बताना पड़ता है, फिर घर वालों से बाहर जाती हैं बातें रिलेशंस में, और सारे लोग जानते हैं। तो जब बातें फैल जाती हैं तो लोग प्रेशराइज़ हो जाते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो प्रेशराइज़ हो जाते हैं इस वजह से कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, और लोग कहने वाले जितने तरह के लोग उतनी तरह की बातें। तो आप कोशिश करें कि तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना बताएं। आप तैयारी करें, आपका तैयारी पूरा हो जाए, आंसर राइटिंग आप बेहतर कर पा रहे हैं, ठीक है, फिर आप प्रीलिम्स के लिए फ़ोकस करें, पेपर निकालें, उसके बाद बताएं। उसके बाद वैसे ही सबको पता चल जाता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और पहले से ही सबको पता होता है। और लोग अगर जो नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, या कुछ कमी रह जाती है, या वो कुछ अभी कर ही रहे होते हैं, लेकिन लोग भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोई भी हो तैयारी अगर जो कर रहा है, तो अभी आपके समकक्ष जो होगा उसकी बातें दूसरी तरह होंगी आपके लिए, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उसी इंसान की जो आपके समकक्ष है उसकी बातें बदल जाएंगी। मतलब इंसान एक ही है, लेकिन टाइम टाइम पर वो बात अपना बदल देता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सुझाव रहता है जिनका पर्सनल लेवल पे जिन्होंने अनुभव किया हुआ है। ठीक है, तो सामने वाले की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। ठीक है,
ये ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही गलती दोहराएं फिर जाके हम सीखें। काफ़ी टाइम चला जाएगा, काफ़ी वक्त चला जाएगा और उससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा और ये बिल्कुल भी समझदारी भी नहीं है। तो जिनको भी ये लेक्चर मिल रहा है, एक तो पूरी तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरी चीज़, आपका जो पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आप पढ़ना चाहते हो तो ये सिर्फ उसके लिए है जो पढ़ना चाहता है, जो तैयारी करना चाहता है। जो नहीं करना चाहता है उसके लिए तो भाई इन सब चीज़ों से दूर ही रहे फिर। ठीक बात है। तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो आपको किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत होती है जो आपको मिल नहीं पा रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन चीज़ें केवल पढ़ाई से रिलेटेड संबंधित होनी चाहिए और कुछ नहीं। तभी आपकी मदद हो पाएगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आप इतना सोच के करना। और जब आपको कोर्स मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, आपको जो भी है जानकारी दी जा रही है, तो आप अपना काम करें, किसी और को की बातों पर ध्यान ना दें और बहुत सारे लोगों से ये चीज़ें शेयर ना करें। बहुत सारे लोगों का सेंस ये नहीं रहता कि आप अपने दोस्तों को ना बताओ। जो अपने लेवल के लोग हैं, जो अपने एज ग्रुप के लोग हैं, वो शायद ही उस माहौल में हैं तो उस चीज़ को समझें। वो कभी ऐसा ना करें जैसा कि और सारे लोग करते हैं और जो ज़्यादा ही एज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग शायद ही ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते। ठीक है? तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ऐसे लोगों से शेयर नहीं करना है जो डीमोटिवेट करें। ठीक है? आपको मोटिवेशन लेके चलना है, काम करते चलना है, लगातार करना है, कैपिंग नहीं करना है। ये जो जिसको रिसेंटली अगर जो एग्ज़ाम देना है वो न्यूज़पेपर पर फोकस करेगा, ठीक है? जिसको थोड़ा डिले करना है, मतलब थोड़ा लेट एग्ज़ाम देना है, वो थोड़ा ही बहुत देखेगा तो भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसको अभी जल्दी ही एग्ज़ाम देना होगा साल या 2 साल में, तो वो लोग न्यूज़पेपर को छोड़ेंगे नहीं, लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स लेके चलना है और अगर जो इकोलॉजी, एनवायरनमेंट वाली भी चीज़ें आती रहती हैं न्यूज़पेपर में, उसको भी बेहतर तरीके से हमें ध्यान देना है। और एक आता है आरएस टीवी करके, अगर जो आप देखोगे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाएगा। वहाँ से भी काफ़ी सारा सर्वे वगैरह किया जाता है नॉर्मल जगह पे जाके। तो वो सारी चीज़ें भी जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हो। नहीं तो मंथली जो करंट अफेयर्स आता है उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है? जंगल सफारी करके कार्यक्रम चलता था, वो भी अवेलेबल होगा। वहाँ से भी आप बहुत सारे एनिमल्स के बारे में देख सकते हो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ओवरऑल ये ध्यान में रख के चलना है कि अगर जो आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनते हो, तो आपको प्रशासन चलाना है और प्रशासन चलाने के लिए यहाँ के बारे में जानकारी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप कार्य कैसे करोगे? ठीक है? और किस दिशा में करोगे? अगर जो आपको समस्याएँ पता रहेंगी और समाधान आपको करना होगा, तो जब पता ही नहीं रहेंगी तो करेंगे कैसे आप? ठीक है? तो उसके लिए पता होना क्या है? ज़रूरी है। ठीक बात है? आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग इस तरह से लेके चलेंगे। और एक चीज़ और, कभी भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। रियलिटी आप लोग देखो। कभी भी ये सोचो कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, कोई बेहतर दिन आ जाएगा। नहीं, नेवर, कभी ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि कल सुबह जब होगा, जब आप उठोगे, ठीक है? कोई भी हो, जब आप उठोगे तो आपके पास पता नहीं कैसा माहौल होगा। कल कुछ भी हो सकता है। आप उठोगे, क्या पता कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो और करना पड़े। कुछ और हो, कहीं और जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपको जाना पड़े। तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं। अभी आज अगर जो आप बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो सोचना चाहिए कि अभी जो टाइम पास हम कर रहे हैं उसको साइड में करके हम काम कर सकते हैं। तो जिसमें पॉसिबिलिटी हो उसको करना चाहिए, आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और एक चीज़ होती है आदत। अगर जो आदत आपकी बन गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे होता है, एक बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर जो हम लोग किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो वो कोई एक लड़का है तो लड़की के लिए ही, लड़की है तो लड़के के लिए ही। ऐसा नहीं कहने का मतलब है। सेंस ये है, कोई अगर जो लड़का ही है, किसी अगर जो उसका कोई फ्रेंड बना, दोस्त बना, ठीक है? तो कैसे अगर जो मान लीजिए वो बना दोस्त, दोस्त बनने के बाद सामने वाले ने ये सोचा कि मुझे तो वैसे भी कोई और ही है बात करने के लिए, अभी हम इससे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा सामने वाले से, दूसरे वाले से अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है। अब उसने क्या किया, आपसे बात करना स्टार्ट किया। पहले थोड़ी-सी बात करी, फिर मस्ती मज़ाक हुआ, फिर कहीं घूमने जाने के बारे में बात हुई, फिर कुछ खाने जाने के बारे में बात हुई। तो ऐसे-ऐसे प्लानिंग बनती जाती है और बात करने का हैबिट क्या होता है, बनता जाता है और उस दोस्त के साथ रहना या घूमना, खाना-पीना भी अच्छा लगने लगता है। अब आप सोचिए,
आपको पता भी नहीं चला, आपने तो कुछ टाइम के लिए सोचा था कि हम बस यूं ही बात करेंगे और फिर बाद में तो बात ही नहीं करना, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे ही इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं कि बाद में उस आदत को आप छुड़ा ही नहीं पाते हो। बोलते हैं ना कि माइंड में एक होता है केमिकल, ठीक है, डोपामीन वगैरह इस तरह से कहते हैं। तो अगर जो हम कोई चीज़ हैबिट में आदत में ले लेते हैं अपने ले आते हैं, तो उसकी वजह से हमें वो काम करना अच्छा लगने लगता है। अगर जो हम वो काम ना करें तो फिर हमारा मन नहीं लगता, बार बार उसी की तरफ इंडिकेशन जाता है कि वो काम हमें करना चाहिए। तो आप जब भी पढ़ाई करो, बैठने का प्रयास करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का प्रयास करो कि अभी मुझे बाहर जाना है, 10 मिनट बाद जाते हैं, 20 मिनट बाद जाते हैं, कुछ काम करना है 30 मिनट बाद करते हैं, 5 मिनट बाद करते हैं, 5 मिनट और रुक जाते हैं। ऐसे ऐसे करके आपका अगर जो हैबिट बन गया तो आपको पढ़ाई से कोई रोक नहीं पाएगा। और ज़्यादा सारा अगर जो आपने दोस्तों का सर्कल बना लिया तो टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। टाइम आप नहीं दोगे तो फिर सामने वाला नाराज़ भी हो सकता है, आपकी दोस्ती भी टूट सकती है। ठीक बात है। तो ऐसे करके क्या होता है, टाइम वहाँ पे जाने लगता है, हैबिट आपकी उधर बन जाती है, तो इधर आप पढ़ाई को कहाँ से टाइम दे पाओगे। तो फ्रेंडशिप सर्कल अभी थोड़ा सा आप कम करो, अपना काम करो, ठीक है। फ्रेंडशिप सर्कल जब आप काम कर लोगे, जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब फील्ड में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप जुड़ाव हो जाता है लोगों से, ठीक है। तब बल्कि आप उनके लिए कुछ बेहतर कर पाओगे, अच्छा कर पाओगे, फिर आपको अच्छा महसूस होगा कि आप कुछ अच्छा कर पा रहे हो। अभी अगर जो आपका दोस्त हो और आप किसी लायक ना हो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और आप ना कर पाओ, तो फिर कितना ही बुरा लगेगा। कि ऐसे फैमिली मेम्बर के बारे में आप सोच लो। और अगर जो ये तो निश्चित ही है कि अगर जो आपने इस चीज़ का यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, सब कुछ अच्छे से रीड कर लिया, तो आपकी समझ इतनी बेहतर हो जाती है कि जीवन जीने के लिए, ठीक है, बेहतर तरीके से किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जो आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी इतने अच्छे विचार हो जाते हैं आपके। और वैसे भी इनकम का तो कोई एक सोर्स होता नहीं है, सबसे अच्छा होता है बिज़नेस अपना, अच्छा होता है। आप कोई स्किल सीख लो, वो भी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रयास करना आवश्यक है। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है अगर जो नियम के अनुसार से चला जाए। तो कोई भी काम अगर जो आप रूल रेगुलेशन से करते हो तो बेहतर तरीके से कंप्लीट होता है। और अगर जो रूल रेगुलेशन कोई भी नहीं रहता है कि आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल 1 भी घंटे नहीं पढ़ा, अगले दिन 6 घंटे पढ़ लिया, तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। क्योंकि प्रॉपर तरीके से आपको करते चलना है, रिविज़न करते चलना है, फिर आगे बढ़ते चलना है, क्योंकि चीज़ें बढ़ भी तो रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि घट रही हैं। और मैंने स्टार्टिंग से कहा है सिलेबस लेंदी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। और हमेशा चीज़ें एक माइंड में रखेंगे कि कोई भी एक टॉपिक हमें 100% नहीं पढ़ लेना है। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी मेरा यही कहना है। हर एक टॉपिक का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक होगा, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट ही हमें पढ़ना है। जैसे कि अगर जो औद्योगिकरण पे क्वेश्चन आएगा तो क्या आप आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। अब उसमें से औद्योगिकरण को लेके कुछ भी घुमा दे, लेकिन उसमें जो 5-7 पॉइंट आपको लिखवाया गया है, जो समझाया गया है, उसमें से आप वहाँ पे रख सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घुमा सकते हो। तो जब आपको चीज़ें पता रहेंगी, ठीक है, लाइन बाय लाइन पता रहेंगी, ठीक है, कड़ी से कड़ी वैसे भी हिस्ट्री में जुड़ती जाती चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको मान लीजिए फैक्ट है तो वो थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते वैसे भी हैबिट में आ जाएगा, लर्न हो जाता है अपने आप को, इतना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और स्टार्टिंग में कोई भी हो करता है तो प्रॉब्लम होती है, आंसर राइटिंग ही क्यों ना हो। लेकिन अगर जो आप शुरुआत ही नहीं करोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि हमें सुधार क्या करना है और कैसे हमारी आदत बनेगी। कोई भी चीज़ अगर जो नई होती है तो हमें उस चीज़ में डर लगता है, और धीरे धीरे जब हम अपना आदत बना लेते हैं उस चीज़ में, तो वही चीज़ें काफ़ी आसान लगती हैं, क्योंकि उस चीज़ से हम परिचित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ कर लेकर चलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है, वहाँ आप रियलिटी सामने लाओ कि रियल में क्या है, हकीकत क्या है और हम सोच क्या रहे हैं। जैसे हकीकत में अगर जो हम चेयर पे बैठे हैं, टेबल है, ठीक है, अच्छा खासा बुक हमारे सामने रखा हुआ है, तो हकीकत ये है हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अगर जो ये सोचने लगे कि कैसे पढ़ेंगे, कितने टाइम में ख़त्म होगा, पढ़ने से कुछ आएगा भी या नहीं आएगा, क्या ये रियलिटी है? रियलिटी नहीं है। ये आप अपने आप को भ्रमित कर रहे हो सोच के इतना। या फिर कल हम ऐसा करेंगे, परसों हम ऐसा करेंगे, उसके अगले दिन हम तीर मार देंगे। ये सब केवल भ्रमित करने वाली बात है। तो हमेशा सच्चाई देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, ठीक है। काल्पनिक चीज़ें भी मत लाइए जीवन में अपने। रियलिटी लेके चलिए, सदैव खुश रहेंगे। और उम्मीद तो बिल्कुल भी किसी से भी नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को लेके।
उम्मीद करेंगे, वही कहते हैं ना, इच्छा ही दुखों का कारण है और संसार दुखों से भरा पड़ा हुआ है। तो इच्छा ज़्यादा नहीं करना है, अपने आप को काबिल बनाना है। जितना काम कर सको अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा करो। जितना टाइम दे सकते हो खुद को उतना ज़्यादा ही टाइम आप दो। बेहतर आप अपने आप को बना ले जाओगे। और ये मत सोचो कि ये छोटा सा काम करने से क्या होगा। अरे आप एक बार करना तो स्टार्ट करो। इसी छोटे छोटे काम से करो। आप आज से करना स्टार्ट करो। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप खुद देखना कि आप 15 दिन पहले क्या थे और 15 दिन बाद क्या हो। उसके लिए बहुत बड़ी तीर मारने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत करो कुछ पढ़ना कि आपके माइंड में अभी कितना एक्स्ट्रा ज्ञान भरा पड़ा हुआ है और पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं थी। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है, टीचर्स हमें बता देता है, समझा देता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है। डाइवर्ट या भ्रमित नहीं होना है, वास्तविक चीज़ें लेके चलनी है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, हमें जो पढ़ रहे हैं वो आना चाहिए रियलिटी में। ठीक है, हमें बार बार रिविज़न करना है ताकि हमारे दिमाग में होना चाहिए। नहीं तो जो भी पढ़ाया जाए वो आपको अमृत का घोल ही क्यों नहीं दिया जाए। अगर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपके माइंड में वो सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आपका पढ़ना, लेक्चर देखना, वीडियो देखना सब ही व्यर्थ है। उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। आप जो पढ़ रहे हो आपको वो आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो समझो बेकार है। और ये मत समझ लेना कि एक ही बार करने से आ जाएगा। उसको बार बार आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और ये मत सोचना कि एक दिन में एक पेज हम 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं तो ना, ये ऐसा नहीं करना है। डेली बाय डेली उसको देखते चलना है और शॉर्ट्स नोट बनाते चलना है। मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड्स उसमें से निकालते चलना है और उस कीवर्ड्स को डेली बाय डेली देखते चलना है। ठीक है, और आंसर राइटिंग करते चलना है। ऐसे ऐसे हैबिट बन जाएगी आपकी और दोबारा जाके पेपर में आप इतना अच्छा राइटिंग कर पाओगे कि कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जिसको भी सीरियसली तैयारी करना है वो ज़रूर से इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे, और जिनको नहीं करना है वो ज़रूर कोई ना कोई स्किल सीख लें, क्योंकि जब परेशानी आएगी तो फिर उसमें कोई मदद करने वाला नहीं होगा। तो स्किल्स आनी चाहिए। जो अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या कोई प्रॉब्लम? उनके घर में वैसे इतना सारा इनकम आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग भी इतना ज़्यादा महंगा पैसा दे के कोचिंग एफर्ट्स किए थे। ठीक है, सारा प्रोसेस हम लोगों ने किया था, लेकिन क्या सबके बस की बात होती है कि 2 लाख 2.5 लाख रुपए आप फीस दे सको और पढ़ाई कर सको? सच में अगर जो आप पढ़ लोगे ना तो वो पैसा पता नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा ना कि पैसे से कहीं ज़्यादा हमने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन जब घर वालों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं होगी तो आप कहाँ से ले आओगे उतने सारे पैसे? और मेरा मोटिव ये सिर्फ नहीं है कि हम बहुत सारे लोगों को बस पढ़ाएं, ये भी है कि जो भी पढ़ रहा है मेरे थ्रू वो एक बात ध्यान देगा कि जिसकी भी मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी प्लीज़ पीछे मत हटना। आप ऐसा नहीं करना है कि अंधविश्वास करके किसी का मदद करना है कि कोई कुछ भी कह रहा है तो कर दो और खुद ही फंस जाओ। नहीं, दिमाग लगा के करना है, लेकिन रियल में जिसको ज़रूरत है उसके लिए ज़रूर करना है और हमेशा खड़ा रहना है। और धीरे धीरे तो आप मेरा मोटिव जान ही जाओगे कि क्या है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जब सिलेक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उस लेवल पे जाएंगे तो ही बहुत ज़्यादा बदलाव हो पाएगा। एक आध लोग के जाने से बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वही है रियलिटी में सोचना चाहिए कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे ऐसी परिस्थितियों वाले जो कि उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो शायद ही उनमें कोई थोड़ी बहुत तो इंसानियत बचेगी ही, क्योंकि वो खुद इतने निचले स्तर से गए होंगे ताकि वो बेहतर कुछ कर पाएँ। बेहतर करने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके उस चीज़ से। ठीक बात है। चलिए, तो हम लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था उसके आगे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं नोट्स में। ठीक है, हम लोग औद्योगिक क्रांति एवं भारतीय उद्योगों को नुकसान जो था उसमें हमने 2 पॉइंट लिखा था। उसके बाद से उसी में हमने शीर्षक दिया था मुक्त व्यापार की नीति, एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति। एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति तो आपको समझ में आ रही होगी, जैसे कि उन लोगों ने अपना जो उत्पाद होता था उस पर कोई कर नहीं लगाते थे, लेकिन हम लोग का जो उत्पाद होता था उस पर ये लोग कर लगाते थे। तो वो एक तरफ से बस मुक्त व्यापार था। ठीक है, दोनों तरफ से नहीं था। कच्चे मालों का निर्यात, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अंतर्देशीय सीमा शुल्क, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ब्रिटिश वस्तुओं की खरीद, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे, उद्योगों के पतन का प्रभाव। उद्योगों के पतन का प्रभाव, उसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे प्रभाव। मतलब समझ में आ रहा है ना कि उद्योग का जब पतन हुआ, यानी कि यहाँ के भारतीय उद्योग जब नष्ट हुए तो उससे क्या क्या समस्याएं खड़ी हो गई।
जैसे कि जो लोग शहर में उद्योग अपना चला रहे थे, उनका व्यवसाय अच्छा था। अब जब व्यवसाय अच्छा था उनका, तो उनका अच्छा खासा इनकम भी था। इनकम था तो वो उनके जो गाँव के परिवार होते थे, वहाँ पे भी अपना धन भेज सकते थे, पूँजी भेज सकते थे और अपना भी जीवन यापन, अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकते थे। लेकिन जब उनका उद्योग ही नष्ट हो गया, तो शहर के लोग भी कहाँ चले आए? गाँव में। और कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है? तो ये प्रॉब्लम हुई। तो आगे आप लोग लिखेंगे उद्योगों के पतन का प्रभाव, हेडिंग है। अब उसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे उद्योगों पर निर्भर लोगों का जीवन स्तर। उद्योगों पर निर्भर लोगों का जीवन स्तर, कॉमा, रोजगार एवं आय में गिरावट हुई। रोजगार एवं आय में गिरावट हुई। आप लोग को इतना जो इसमें शब्द जो भी इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उसका मतलब तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई क्रिटिकल शब्द नहीं है। जहाँ होगा क्रिटिकल शब्द वहाँ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी में आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे वैकल्पिक रोजगार के अभाव में। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में अधिकांश कारीगरों को गांव की ओर लौटना पड़ा। वैकल्पिक रोजगार के अभाव में अधिकांश कारीगरों को गांव की ओर लौटना पड़ा और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ी। और कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ी। इससे जोतों का विखंडन हुआ। इससे जोतों का विखंडन हुआ और उत्पादकता गिरी। जोतों का विखंडन मतलब आप लोग समझिएगा, जोतों मतलब जिस भूमि पर कृषि की जाती है उसी को जोतों यहाँ पे कहा गया है। विखंडन मतलब कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। जैसे कि पहले होता था कि अगर जो एक कोई भूमि है खेती करने योग्य, उस पर अगर जो 2-4 लोग निर्भर रहते थे, तो अभी 10 लोग निर्भर हो गए। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। मतलब जनसंख्या कृषि पर क्या हुई? भारी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि शहर के जो उद्योग थे वो नष्ट होने की वजह से वहाँ के जो कारीगर थे वो गाँव में आ गए थे। इसी में तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे अधिक आबादी के कारण कृषि से जुड़े हुए प्रभावी वर्गों ने अधिक आबादी के कारण कृषि से जुड़े हुए प्रभावी वर्गों ने तकनीकी विकास की अपेक्षा शोषण को महत्व दिया। अब बात समझिएगा, जब कृषि पर अधिक आबादी हो गई यानी कि अधिक जनसंख्या हो गई, तो जो प्रभावी वर्ग थे यानी कि जो जमींदार थे, जो और अधिकारी लोग थे, जो सरकार थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी वाले विकास का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे तकनीकी का प्रयोग किया जाए। किसानों के लिए उन्नत जैसे बीज हो गया, मशीनरी हो गया, खाद्य हो गया, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करने की बजाय इन्होंने केवल और केवल शोषण किया। अपेक्षा मतलब समझ में आए होंगे, यानी कि इन्होंने तकनीकी विकास पे नहीं ध्यान दिया, उसके बजाय शोषण को ही ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया। अपेक्षा मतलब बजाय। और उपेक्षा मतलब दूसरा होता है। उपेक्षा मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है, उपेक्षा हुआ। अपेक्षा मतलब होता है बजाय। ठीक, अगला पॉइंट इसमें आप लोग लिखेंगे यह न केवल कृषि के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी बना। यह न केवल कृषि के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी बना, बल्कि किसानों का भी बड़े पैमाने पर शोषण हुआ। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे इससे किसानों की आय गिरी और उनका भी जीवन स्तर प्रभावित हुआ तथा कृषि में निवेश की संभावना और कम हुई। अब आप लोग बात समझिएगा, जब इन्होंने तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया, केवल और केवल शोषण किया, तो किसानों की आय जाहिर सी बात गिर गई, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी और उससे किसानों का जीवन और ही ज़्यादा बुरा मतलब बदतर हो गया। अब जब इतना ज़्यादा बदतर हो गया इन लोग का जीवन, इन लोग का जो कृषि था, खेती करने का जो तरीका था, तो कृषि में निवेश की संभावना और ये लोग कम कर दिए। कैसे कम हो गई? जैसे कि जब और ही बेकार हालत हो गई, तो लोगों को लगा कि क्या ही हम अगर जो निवेश भी करेंगे तो कितना ही बेहतर हो जाएगा, इसीलिए और ही निवेश की संभावना कम हो गई थी। अगला पॉइंट इसी में आप लोग लिखेंगे उद्योगों के पतन, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति
ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति एवं कृषि के वाणिज्यीकरण के बीच गहरा संबंध था। कृषि के वाणिज्यीकरण के बीच गहरा संबंध था। इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ी। इससे किसानों की समस्याएं और बढ़ी। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, उद्योगों का जो पतन हुआ, यानी कि भारत में जो उद्योग थे उनका जो पतन हुआ, और ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, और कृषि को जो बाजारीकरण हेतु उसी हिसाब से उत्पाद करने के लिए बाध्य किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपस में लिंक थी, क्योंकि ब्रिटेन में अगर जो औद्योगिकरण ना हुआ होता तो यहाँ भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ होता, और कृषि की वाणिज्यीकरण होने की वजह से यहाँ का जितना भी कच्चा माल था ब्रिटेन नहीं गया होता, और ब्रिटेन जब यहाँ का सारा माल नहीं गया होता तो भारत का उत्पाद महंगा नहीं होता, और महंगा नहीं होता तो उसकी बिकने की मात्रा कम नहीं होती। कम मात्रा बिकने की वजह से यहाँ के उद्योग चौपट हो गए थे। तो तीनों में आपस में कनेक्शन था। आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, रेलवे के आगमन के पश्चात, रेलवे के आगमन के पश्चात ग्रामीण उद्योगों का भी पतन हुआ। स्टार्टिंग में ये लोग शहरों तक ही सीमित थे, अपना सामान ले आते थे और वहाँ से सब कुछ भेजते थे, लेकिन रेलवे का जैसे ही विकास हुआ तो इस कारण गांव से भी संपर्क करना इन लोगों के लिए आसान हो गया, यानी कि ब्रिटेन का माल गांव में भी आसानी से पहुंचा दिया जाता था। और वैसे भी गांव में जो उद्योग थे, वहाँ पे जो उत्पाद होता था, वहाँ के उत्पाद का खपत वहीं के लोगों में, यानी कि भारत के लोगों में ही हो जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश उत्पाद यहाँ पे आ गए, गांव में आ गए, तो ब्रिटिश उत्पाद ही सस्ती होने की वजह से सारे लोगों ने प्रेफर किया। तो इस वजह से गांव के भी जो उद्योग बचे थे, ग्रामीण उद्योग भी जो बचे थे, वो भी चौपट हो गए। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इससे उन किसानों व भूमिहीन मजदूरों को नुकसान हुआ। इससे उन किसानों व भूमिहीन मजदूरों को नुकसान हुआ जिनकी कुछ आय अंशकालिक कटाई, बुनाई पर निर्भर थी, तथा ग्रामीण कारीगरों का बोझ भी कृषि को उठाना पड़ा। इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुके थे कि जो शहर के कारीगर थे जब गांव में आ गए तो कृषि पर जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, और जो किसान होते थे और भूमिहीन मजदूर होते थे उनको क्या नुकसान हुआ, क्योंकि भूमिहीन के पास तो वैसे भी ज़मीन थी नहीं, वो दूसरे की ही ज़मीन पे क्या करते थे, कटाई वगैरह करते थे। ठीक है, तो वहाँ से वो मजदूरी अर्न कर लेते थे या फिर अनाज जीवन यापन के लिए ले लेते थे। ठीक, तो ये सारी भी समस्याएं हो गई थी। आगे आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, कुल मिलाकर उद्योगों के पतन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया। कुल मिलाकर उद्योगों के पतन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित किया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आप लोग समझ रहे होंगे, अगर जो कोई देश दूसरे देश में आके शोषण के उद्देश्य से वो वहाँ पे कब्जा करता है तो औपनिवेशिक वही होता है, वहाँ से आर्थिक शोषण भी ये लोग कर रहे थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ही समाप्त होता है। अगला लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेक्चर दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि सिलेबस वैसे ही लेंदी है और करवाना इंपॉर्टेंट है। अब एक से ज़्यादा लेक्चर 2 हो सकता है, अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 में भी मुश्किल रहेगा। डेली बाई डेली देखते हैं जैसा भी हो पाता है। ठीक है, उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, भारतीय उद्योगों के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिएगा। बाकी न्यूज़पेपर के अलावा भी अगर जो कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी तो उसकी PDF का लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टाइम टू टाइम, आप जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तब डाल दिया जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर के अलावा। ठीक बात है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।